चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और कैसे हैं आप सब लोग अच्छे हैं? राहुल श्रीवास्तव नमस्ते जी, नमस्ते। और बाकी लोग भी, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छे हैं सब लोग? क्या आवाज आ रही है ना सभी लोगों को? राहुल, लोकेश, राज, चलिए बस सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और आप लोगों का, कुछ लोगों का आंसर भी आया था। सब लोगों ने तो आंसर नहीं लिखा। आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन दिया था, आप में से सभी लोगों ने आंसर उसका नहीं लिखा। क्या रीजन रहा? क्यों नहीं आप लोगों ने लिखा आंसर को? आंसर राइटिंग नहीं कर पाए। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूं राहुल कि क्यों नहीं हुआ। राज, आपने भी नहीं किया आंसर राइटिंग। लोकेश ने भी शायद नहीं किया है। दो लोगों का ही आंसर आया था जो मैंने आंसर देखा। बाकी लोगों का आंसर आप लोगों का आया नहीं। क्या? अशोक, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अच्छा, जॉब के कारण टाइम नहीं, टाइम लगते ही अच्छा लिख लेंगे आप। चलिए ठीक है। हाँ, अशोक ने भेजा था, अशोक का आंसर आया था। हाँ, आपने भेजा था अशोक। हाँ, पूजा ने भी भेजा था। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग। पूजा ने भी आंसर भेजा था। अशोक और पूजा ने ही आंसर भेजा था, बाकी लोगों ने नहीं भेजा था। आप भी भेज देंगे, चलिए अच्छी बात है। तो क्या चाहते हैं, एक बार पहले उस आंसर को मैं एक्सप्लेन कर दूं जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था, उसे एक्सप्लेन कर दिया जाए या फिर अभी उसे रहने दिया जाए? अशोक चाहते हैं, पूजा भी चाहते हैं कि एक्सप्लेन कर दिया जाए। बाकी लोग क्या चाहते हैं? आंसर एक्सप्लेन हो उसका आज ही, या आप लोग लिख लें तब? अच्छा, लोकेश भी चाह रहे हैं कि एक्सप्लेन कर दिया जाए, लिखने से बच जाए ना। चलिए, आप लोगों का अगर यही आप लोगों की इच्छा है तो उसका भी सम्मान किया जाए, आपकी इच्छाओं का, और आंसर को हम लोग एक्सप्लेन कर दें। ठीक? तो आंसर को एक्सप्लेन करें तो चलिए देख लेते हैं। आप ही लोग का पहले मैं आंसर स्टार्ट करता हूं जिन लोगों ने लिखा है। अब यह तो आप लोग समझ जाएंगे किन्होंने लिखा है। हाँ, यह आंसर है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? आंसर दिख रहा है आप लोगों को? कर दीजिए, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, आगे से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अच्छा, सबका आंसर देखकर तो आंसर आप लोगों का दिख रहा है। किसका आंसर है? किसका आंसर है यह? हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित मेसोपोटामियाई अवधारणा को स्पष्ट करते हुए यह बतलाएं कि यह सभ्यता विद्वानों के बीच इतना आश्चर्य उत्पन्न कैसे किया। यही हमने प्रश्न दिया था। इसको आप लोगों में से किसी ने लिखा भी। ठीक है? अच्छा, पूजा जी का है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें मैंने पूजा को लिखा था कि क्या कमी है, उसको ध्यान देना है बेटा। जैसे इसमें आप देखें तो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित मेसोपोटामियाई अवधारणा को स्पष्ट करते हुए यह बतलाएं कि यह सभ्यता विद्वानों के बीच इतना आश्चर्य उत्पन्न कैसे किया। तो प्रश्न आपको उद्भव से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित। और इस प्रश्न में है कि उद्भव से संबंधित विचार को बतलाते हुए यह बतलाएं कि यह सभ्यता विद्वानों के बीच इतना आश्चर्य उत्पन्न कैसे किया। तो पहले हमने बतलाया था
कि बच्चों आपको पहले इंट्रोडक्शन में सामान्य तौर पर आपको यह बतलाना है कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है और इस सभ्यता का विकास कोई अकस्मात नहीं हुआ, बल्कि यह हजारों लाखों वर्षों के क्रमिक परिवर्तन के विकास का ही परिणाम था, जो हम परिवर्तन पाषाण काल से निरंतर देखते आते हैं, चाहे वह पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल में किया गया परिवर्तन हो। अर्थात दूसरी ओर देखें तो यह हमने बतला दिया कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव जो है वह क्रमिक विकास का ही परिणाम है और यह क्रमिक विकास कोई अचानक से नहीं हुआ, उद्भव अकस्मात नहीं हुआ, बल्कि यह क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप एक उन्नत और नगरीय सभ्यता अस्तित्व में आई। और तब आई यह सभ्यता जब भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्र पाषाणिक अवस्था में थे, लेकिन इसके बावजूद हम नव पाषाण काल तक देखते हैं कि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता यानी उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र जो हैं उसमें कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता भी विकसित होने लगी थी। तो यहां पे पहले तो आपने यह बतला दिया। अब इसके साथ साथ उद्भव को मेसोपोटामियाई अवधारणा, तो फिर हम लोग बतलाएंगे कि इसके उद्भव को लेकर एक नहीं अनेक अवधारणाएं दी गई, जिसमें एक अवधारणा मेसोपोटामियाई अवधारणा भी है, जिसके अंतर्गत यह बतलाया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है वह मेसोपोटामिया से प्रेरित है। इस अवधारणा को व्यक्त करने का काम मार्टिमर व्हीलर एवं चाइल्ड महोदय ने किया, जिसमें मार्टिमर व्हीलर ने 1940 के दशक में मेसोपोटामियाई सिद्धांत को प्रस्तुत किया और इस आधार पर उन्होंने इसे आपको यानी विसरणवादी सिद्धांत के रूप में दर्शाने का काम किया, जिसके अंतर्गत यह बतलाया जाता है कि हड़प्पाई सभ्यता जो है वह कहीं ना कहीं बाहरी सभ्यता से प्रेरित है। अब उस संदर्भ में फिर आप इसको बतलाते हो कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा और इनके ऊपर कौन सा दृष्टिकोण, तो यह कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो इसे मेसोपोटामियाई अवधारणा से प्रेरित बतलाया जा रहा है। अब मेसोपोटामियाई अवधारणा से प्रेरित बतलाने के लिए इन्होंने किन तर्कों का सहारा लिया, तो इस संदर्भ में इन्होंने बतलाया कि वहां स्थापत्य के संदर्भ में कि वहां जो स्थापत्य के जो लक्षण हमें मिल रहे हैं, जैसे वहां से जो दुर्ग प्राप्त हुए हैं, तो दुर्ग को अगर देखा जाए तो यानी वहां से जो नगर प्राप्त हो रहे हैं वह नगर दो रूपों में विभाजित हैं, जिसमें एक तरफ जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग में दुर्ग बना हुआ है, तो वहीं पूर्वी भाग में आपको सामान्य नगर हैं, सामान्य लोगों का निवास स्थल है। इस संदर्भ में यह बतलाया जा रहा है कि जो दुर्ग था उस दुर्ग में शासक वर्ग निवास किया करते थे और यह शासक वर्ग कहीं ना कहीं बाहरी थे जो मेसोपोटामिया से प्रेरित थे। इसके साथ साथ दूसरा इन्होंने जो तर्क दिया, यह तर्क दिया कि यह जो यहां से जो हमें वृहत अन्नागार प्राप्त हुआ है, उस अन्नागार में जो लकड़ियां जो इस्तेमाल की गई हैं वह लकड़ियां भी कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से ही वह आयातित लकड़ियां थी। और इस प्रकार से यह सिद्ध करने का काम किया कि चाहे तकनीक हो या स्थापत्य हो, इन सब में बाहरी प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए यह बाहरी सभ्यता की देन है। लेकिन जो मार्टिमर व्हीलर हैं, यह व्हीलर का जो विचार है, यह विचार आगे के विद्वानों के बीच भी आकर्षण बना रहा और बहुत लंबे समय काल तक इस विचारधारा को माना भी गया। लेकिन जैसे जैसे इस सभ्यता का उत्खनन होता चला गया, क्योंकि मार्टिमर व्हीलर के बाद भी, उनके इस विचार को देने के बाद भी इस सभ्यता का उत्खनन कार्य जारी रहा और उस समय भी भारत की खोज लिखने वाले नेहरू जो
इतिहास की जानकारी नहीं रखते थे, उन्होंने इस बात को मानने से अस्वीकार कर दिया। तो इस संदर्भ में आप बतलाएंगे, पहले आप यह बतलाएंगे कैसे मेसोपोटामियाई अवधारणा है, कैसे बतलाया जा रहा है, और कैसे मार्टिमर व्हीलर ने क्या तर्क दिया। उन्होंने बतलाया कि जिस प्रकार से आपको इन्होंने यह तर्क दिया कि सभ्यता और संस्कृति के भी पंख लगे होते हैं, विचारों की तरह यह भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, और इसी आधार पर उन्होंने मेसोपोटामियाई अवधारणा से प्रेरित इसे बतलाने का काम किया। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने इस मत को खारिज कर दिया, क्योंकि उसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन हुए। दूसरी ओर देखें तो मेसोपोटामियाई सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में एक नहीं अनेक असमानता के तत्व हैं, चाहे वह असमानता स्थापत्य के रूप में हो, चाहे वह लिपि के रूप में हो। क्योंकि हम मेसोपोटामिया में देखते हैं कि मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, हड़प्पा से हमें वैसे कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। नगरीकरण के संदर्भ में देखें तो हड़प्पा के नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, सुव्यवस्थित तरीके से नगरों का निर्माण किया गया था, जबकि मेसोपोटामियाई नगर सुव्यवस्थित तरीके से प्लान्ड वे में वह स्थापित नहीं थे। जिस प्रकार से हड़प्पा में उन्नत जल निकास की व्यवस्था में दिखाई देती है, जिस प्रकार से नालियां दिखाई दे रहे हैं, नालियां ढके हुए दिखाई दे रहे हैं, मेन हॉल दिखाई दे रहा है, वैसी व्यवस्था हमें मेसोपोटामिया में नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार स्थापत्य में भी भिन्नता है, जहां हड़प्पा में हमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो वहीं मेसोपोटामिया से हमें मंदिर के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार देखें तो दोनों के लिपियों में भी भिन्नता है। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक है, जबकि मेसोपोटामियाई लिपि कीलनुमा है। वहां के ईंटों में भी अंतर है, जो हड़प्पा में पकाई ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके मुहर में भी अंतर है, हड़प्पा में वर्गाकार और आयताकार मुहर मिलते हैं, मेसोपोटामिया से हमें बेलनाकार मुहर प्राप्त हो रहे हैं। इनके मृदभांड, इनके मापतौल, इन सब में अंतर है। इस आधार पर इसे मेसोपोटामियाई प्रेरित अवधारणा नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को बतलाता है। तो प्रश्न के एक पार्ट को तो आपने ऐसे बतलाया। अब इसी प्रश्न के दूसरा पार्ट है कि विद्वानों के बीच यह सभ्यता विद्वानों के बीच इतना आश्चर्य उत्पन्न कैसे किया। तो विद्वानों के बीच इसको लेकर इतना आश्चर्य क्यों है? बहुत सारी सभ्यताएं थी, बहुत सारे सभ्यताओं का उत्खनन किया गया, बहुत सारी सभ्यताएं प्रकाश में आए। मिस्र की भी सभ्यता प्रकाश में आया, मेसोपोटामियाई सभ्यता भी प्रकाश में आया, हड़प्पा सभ्यता भी प्रकाश में आया। लेकिन जिस समय यह सभ्यता प्रकाश में आता है, वह समय काल भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का समय काल था। उस समय में भारत में गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे। ब्रिटिश अपने आप को भारत के उद्धारक की छवि प्रस्तुत किए हुए थे। ब्रिटिशों का यह मानना था कि वे भारत में भारतीयों को सभ्यता संस्कृति से परिचित कराने आए हैं, वे भारतीयों को आधुनिकता से परिचित कराने आए हैं। लेकिन गांधी उनकी आधुनिकता की आलोचना करते हैं, चाहे उनके संचार व्यवस्था हो, यातायात व्यवस्था हो, उनके शिक्षा व्यवस्था हो, न्यायिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, इन सब की गांधी ने आलोचना किया। और गांधी ने यह बतलाया कि हम लोग पहले से ही सभ्य हैं, बल्कि असभ्य तो आप हो, क्योंकि हमारे इस अहिंसक आंदोलन पर आप हिंसा कर रहे हो। दूसरी ओर देखें तो यह समय काल भी ऐसा है जिसको लेकर एक आश्चर्य उत्पन्न होता है। भारत के विषय में विश्व के देश नए रूपों में परिचित होते हैं, क्योंकि यही वह समय काल है जब आपको एक छोटे से एशियाई देशों के द्वारा जापान के हाथों रूस को पराजित कर दिया जाता है। यह बात भी 1904-5 की है। यही वह समय काल है जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रकाशन होता है, जो ब्रिटिश के इस चिंतन को बदलने का काम किया कि सबसे पहला दार्शनिक जो है वह अरस्तु था। अब यह उभर कर आया कि भारत में आज नहीं बल्कि ईसा पूर्व काल में ही चाणक्य जैसे दार्शनिक यहां पे उपस्थित थे। यहां भी मंत्री परिषद था, जो गवर्नर जनरल के परिषद के समान था। तो इस तरीके से आप देखो, इसके साथ साथ जो यूरोपीय अवधारणा जो था
कि यूरोपीय अपराजय शक्ति हैं, यह अवधारणा भी बदली, क्योंकि एक छोटे से आपको अफ्रीकी देश इथियोपिया के हाथों इटली की पराजय हो रहा है। यही वह समय काल है जब विवेकानंद शिकागो में धर्म संसद में भाग लेने जाते हैं और विश्व को भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति से परिचय कराते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ वह वैसे समय काल में हुआ जिसको लेकर विद्वानों के बीच एक आश्चर्य का माहौल उत्पन्न होता है। तो इस सभ्यता को लेकर आश्चर्य क्यों, फिर उसको आप बतलाएंगे। तो आप लोगों ने बतलाया तो है, लिखा तो है, लेकिन थोड़ा सा वही है कि बैलेंस नहीं हो पाए, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पहले बतलाना चाहिए हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित मेसोपोटामियाई अवधारणा। तो पहले आप इसको स्पष्ट करेंगे कि मेसोपोटामियाई अवधारणा क्या है, मेसोपोटामियाई अवधारणा के अंतर्गत क्या बतलाया जा रहा है इस सभ्यता के उद्भव को लेकर। उसके बाद फिर आप बतलाएंगे दोनों में क्या वह अवधारणा सही है, इस अवधारणा को किसने दिया, कब दिया, और फिर इस अवधारणा को क्या सही है वह माना जाए, तो फिर उसको हम तुलना करके बतलाएंगे। और उसके बाद फिर बतलाएंगे कि यह आश्चर्य क्यों, तो यह समय काल के संदर्भ में उसको हम लोग बतलाएंगे कि क्यों आश्चर्य इतना। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ब्रिटिश कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर वे स्वीकार करते हैं कि भारतीयों की अपनी इतनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है तो भारत पर उनका शासन करने का नैतिक आधार ही खत्म हो जाएगा। वह भारत को यही कहकर शासन करते हैं कि भारतीय सभ्यता से परिचित नहीं है। फिर कैसे इस बात को वे हजम कर पाए कि भारतीय आज नहीं बल्कि शुरुआती चरण में ही वह तो सभ्यता से परिचित है, नगरीय सभ्यता इनके अस्तित्व में आई है, इनकी अपनी सभ्यता संस्कृति है, जिन्हें हम बर्बर बतला रहे हैं, जिन्हें हम असभ्य बतला रहे हैं। तो इस संदर्भ में इसको बतलाना है। ठीक है, आप लोग समझें इसे। तो तरुण, हाँ तरुण, गुड इवनिंग जी, फलेन साहू, धर्मेंद्र सिंह, रजत, तो इसे आप लोग समझें। क्या पूजा समझ में आया, समझ में आया कि किस तरीके से इसको बतलाना है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और आप लोगों ने बतलाया, एक और आंसर आया है, एक आंसर और है जो इनका है। हाँ, इस आंसर को भी हम लोग देख लें। तो यह जो आंसर है, हाँ यह जो आंसर है दिख रहा होगा, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित मेसोपोटामियाई अवधारणा को स्पष्ट करते हुए यह बतलाएं कि यह विद्वानों के बीच इतना आश्चर्य क्यों रहा। अब इन्होंने जो बतलाया है, शायद किसने इस आंसर को लिखा है आप में से, किस, अशोक ने लिखा है, अशोक ने लिखा है, हाँ अशोक। तो अशोक ने बतलाया कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में यह एक विदेशी विचारधारा है। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के उद्भव मेसोपोटामिया का ही विकसित रूप है। अब देखिए, आप बतला रहे कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में यह एक विदेशी विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार हड़प्पा औपनिवेशिक विचारधारा है, यह बतलाना है कि यह औपनिवेशिक विचारधारा है। और इस विचारधारा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया सभ्यता का ही एक विकसित रूप है। वस्तुतः यह विचारधारा विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल सही, जिसका तात्पर्य है कि एक सभ्यता अपने मूल स्थान पर विकसित न होकर बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण से विकसित हुई है। तो यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस आप सही नहीं लिख रहे हैं, कि जिसका तात्पर्य है कि कोई भी सभ्यता एक स्थान पर विकसित होती है और वह दूसरे यानी अलग क्षेत्र में भी उसका प्रसार होता है। तो विसरणवादी सिद्धांत, जिस प्रकार से विचार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, उसी प्रकार मार्टिमर व्हीलर ने यह बतलाया कि सभ्यता संस्कृति के भी पंख लगे होते हैं, विचारों की तरह ही यह भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। और इस संदर्भ में यह विसरणवादी सिद्धांत के आधार पर यह कहीं ना कहीं औपनिवेशिक सोच को दर्शाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में यह भी बतलाएंगे उद्भव से संबंधित। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित पहले उन चीजों को बतलाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कोई अकस्मात ना होकर क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप होता है।
जो सैकड़ों हजारों वर्षों के परिणाम स्वरूप हुआ, जो हम पाषाण काल से और नवपाषाण काल तक देखते हैं। उसके बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पहली कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आया। लेकिन इस सभ्यता के अस्तित्व में आते ही एक नया विवाद जन्म लेता है, और वह विवाद इसके उद्भव से संबंधित है, जिसमें एक सिद्धांत मेसोपोटामियाई अवधारणा भी है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिमर व्हीलर महोदय ने किया। उन्होंने 1940 में अपने इस सिद्धांत के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि हड़प्पा सभ्यता मूलतः भारतीयों के द्वारा विकसित सभ्यता नहीं है, बल्कि यह एक बाहरी सभ्यता है। क्योंकि ब्रिटिश इस सिद्धांत के आधार पर अपने आप को यह साबित करना चाहते थे कि भारत सब दिन भारत पर शासन करने वाला बाहर के लोग ही रहे, और कहीं ना कहीं इनका इशारा पश्चिम की ओर था, जिससे यह बतलाना चाहते थे कि हमेशा ही भारत पर शासन करने वाला पश्चिम की ओर से ही आया है। अब इस सिद्धांत को देने के लिए मार्टिमर व्हीलर ने यहाँ के नगरों और कुछ साक्ष्यों को आधार बनाया। अब उस संदर्भ में फिर आपको बतलाना है कि क्या नगरों को साक्ष्य बतलाया और क्या बतलाया। तो उस तरीके से हम लोग यहां पर बतलाएंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता के क्या लिखे हैं, 2400 ईस्वी पूर्व भारत में आए तथा यहां परिस्थितियों के अनुसार एक नवीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। इस विचारधारा का समर्थक दोनों सभ्यताओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर हड़प्पा सभ्यता बड़ी उद्भव मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़कर मानते हैं। उदाहरण के लिए दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंटों का प्रयोग, लिपि का ज्ञान। यह कह सकते हैं कि इन्होंने जो विचार दिया, तो इस विचार के आधार पर यह इन्होंने बतलाया कि दोनों सभ्यताओं के यानी स्थापत्य को लेकर, लिपि को लेकर, तो ये सारी चीजें दिए, लेकिन साक्ष्य का अभाव है। ठीक है, तो उपयुक्त साक्ष्य का अभाव है। दूसरी ओर देखें तो समानता से अधिक असमानता के तत्व हैं, और उस संदर्भ में फिर आपको इसको बतलाना है। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? तो कैसे आंसर को लिखना है, देखिए आप लोग लिखते तो सब हैं, लेकिन उस क्रोनोलॉजी का पालन नहीं करते हैं। तो पहले तो उस क्रोनोलॉजी का पालन करना है कि हमें बतलाना है तो निरंतरता के साथ। ठीक है, निरंतरता और परिवर्तन, वह दोनों चीजें हमें दिखाई दे आपके उत्तर में, कि हर एक पैरा से दूसरे पैरा जुड़ा हुआ हो, बहुत ज्यादा वह अलग ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह आप लोगों का आंसर था जो आज मैंने यहां पे डिस्कस किया। आज हम लोग बच्चों आगे जो बढ़ते हैं, हम लोग यहां पे जो देखेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वह हमने चर्चा किया था हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और उद्भव से संबंधित विचारधारा। तो उससे हम लोग यहां पे आज चर्चा करेंगे। कल ओवरऑल हमने इसमें चर्चा किया ही था कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर क्या क्या विचारधारा है, क्या क्या अवधारणाएं हैं। उस अवधारणाओं के संदर्भ में हमने ओवरऑल डिस्कस किया था। क्या सभी लोग कल थे ना? आप लोग कल ऐसा था क्या कि कल कोई लोग नहीं थे? सब लोग थे आप लोग? एक मिनट, सभी लोग थे ना आप लोग? कल ऐसा तो नहीं था ना कि तरुण, अशोक और बाकी लोग, फलेन साहू, रजत, राहुल, पूजा, आप लोग तो थे ही, लुकेश, सभी लोग थे। तो यहां पे कल हमने जो ओवरऑल चर्चा किया था हड़प्पा सभ्यता को लेकर, बिल्कुल राज, सब लोग थे। तो यहां जो हमने कल चर्चा किया था कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर, रजत भी आ चुके हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, ठीक है, उद्भव। अब उद्भव को लेकर हमने पहले बतलाया कि एक तो इसको लेकर आश्चर्य भी व्यक्त किया गया। पहली सभ्यता है जो उत्खनन हुआ, वह उत्खनन 20वीं सदी में हो रहा है, और 20वीं सदी में जब उत्खनन होता है तो उत्खनन के साथ ही विवाद भी जन्म ले लेता है।
और विवाद के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इसमें विवादें रही। इसमें अलग अलग अवधारणाएं दी गई, जिसमें मेसोपोटामियाई अवधारणा भी है। इसके साथ साथ इसमें हम लोग देखते हैं कि आर्यों के विषय में भी कहा जा रहा है, द्रविड़ों के विषय में भी कहा जा रहा है। लेकिन उस सभी संदर्भ में जब हम लोगों ने देखा तो यह नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यह जो हड़प्पा सभ्यता जो अस्तित्व में आया, यह कोई अकस्मात इसका उद्भव नहीं होता है, बल्कि यह तो क्रमिक उद्भव का परिणाम है। क्रमिक उद्भव इसलिए बच्चों क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल से जो मानव जीवन की गतिविधियां की जो शुरुआत हुई, वह कैसे मध्य पाषाण काल तक आते आते थोड़े बहुत हम लोगों ने देखा कि वहां पे आपको यानी जीवन में बदलाव आता है, उनके जीवन पद्धति में बदलाव आता है, उनके तकनीक में बदलाव आता है। धीरे धीरे उस तरीके से आपको यानी एटमॉस्फेयर में भी परिवर्तन आ रहा है, पर्यावरण में भी परिवर्तन आ रहा है। अब हिमयुग रहा नहीं, और हिमयुग रहा नहीं तो वे पर्वतों पहाड़ों से नीचे मैदानी क्षेत्र में आते हैं। थोड़ी बहुत कृषि की भी कुछ वहाँ पे साक्ष्य हम लोगों को मिला, उस संदर्भ में भी हमने चर्चा किया था। जीवन पद्धति में भी एक बड़ा बदलाव वहाँ पे आता है। प्रकृति के साथ साथ वे तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं, प्रकृति के साथ वे जुड़ पाते हैं, पशुओं से वे परिचित होते हैं, अपने आसपास के परिवेशों में वे ढलने लगते हैं। पशुपालन का भी शुरुआत हो जाता है, उनके औजार भी बदल जाते हैं, उनके शिकार भी बदल जाते हैं, उनका जीवन का तरीका भी बदल जाता है। लेकिन यह सब क्या अचानक हुआ था? बल्कि यह सब हम लोग देखते हैं कि ये सारी घटनाएं कोई अचानक घटित नहीं हुई, बल्कि यह सब धीरे धीरे परिवर्तन होता है। और यही परिवर्तन आगे हम लोग जब नवपाषाण काल तक देखते हैं, तो नवपाषाण काल तक आते आते बच्चों एक व्यापक परिवर्तन हमें दिखाई देता है, एक बड़े स्तर पर परिवर्तन होता है, जिसे नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। और इस संदर्भ में पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच जो मध्य पाषाण काल है, वह मध्य पाषाण काल एक ट्रांजिशन फेज से गुजरता है। और वह जो ट्रांजिशन फेज है, उस ट्रांजिशन फेज को हम लोगों ने देखा, चाहे वह जीवन के संदर्भ में हो या फिर तकनीक के संदर्भ में हो। मनुष्य मध्य पाषाण काल में भी शिकारी जीवन ही व्यतीत कर रहा है, खाद्य संग्राहक ही बना हुआ रहता है। लेकिन संग्रह के तरीके बदल गए, शिकार के तरीके बदल गए, तकनीक में परिवर्तन आया। नवपाषाण काल तक आते आते और बड़ा परिवर्तन होता है, और अब वह मनुष्य खाद्य संग्राहक नहीं रहता है, बल्कि खाद्य उत्पादक हो जाता है। बड़े स्तर पर खेती की भी शुरुआत हो जाती है। जो पशुपालन मध्य पाषाण काल से हम लोग देखे थे, यहाँ तक आते आते पशुपालन बड़े स्तर पर किया जाने लगता है, अस्थायी कृषि की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ साथ तकनीक, जीवन पद्धति सब में बदलाव होता है, और यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, और इसीलिए इसे नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं, तो यह जब क्रमिक परिवर्तन हुआ था, तो इसी समय में नवपाषाण काल तक आते आते भारत के जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में एक सभ्यता संस्कृति भी अस्तित्व में आने लगी, ग्रामीण संस्कृति बसने लगी थी। और इस सभ्यता की जड़ें भारत भूमि पर ही थी। यह कोई आयातित नहीं है, कहीं बाहर से आई हुई नहीं है, आरोपित नहीं है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने इसे देखा। सर, इस क्वेश्चन में एक डायमेंशन कंपेयर करना है या डिफरेंस प्रस्तुत करनी है? देखिए, दोनों चीजों को आपको बतलाना है ना। पहले तो हम लोग को, क्योंकि प्रश्न दो डायमेंशन में थे ना रजत, प्रश्न आपका है कि एक तो मेसोपोटामियाई प्रेरित अवधारणा, और दूसरा है कि यह आखिर इतना आश्चर्य क्यों। तो हमें फिर यह भी बतलाना है कि आखिर इस सभ्यता को लेकर आश्चर्य क्यों इतना आश्चर्य व्यक्त किया गया। तो लास्ट में हम लोग उसको जोड़कर बतलाएंगे, और उस संदर्भ में बतलाएंगे कि यह आश्चर्य इसलिए क्योंकि ब्रिटिश कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय अपनी सभ्यता संस्कृति को जाने।
क्योंकि औपनिवेशिक शासन का यही उद्देश्य होता है कि जो मातृदेश है, मातृदेश की यह कोशिश होती है कि उन्हें अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर किया जाए और वे हमारे ऊपर आश्रित हों। तो यह जो कोशिश है कि हमारे ऊपर आश्रित हों, अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर हों, और इसी को लेकर जब यह प्रकाश में आया तो एक आश्चर्य तो उत्पन्न करेगा ही, क्योंकि वह हजम नहीं हो पा रहा है। उसे स्वीकार करने का तात्पर्य था कि इन्हें अपना नैतिक आधार खोना पड़ता भारत में शासन करने का। तो इस संदर्भ में हम लोग को दोनों डायमेंशन को फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अब क्या चाहते हैं हम लोग, आगे बढ़ें या फिर आप लोग चाहते हैं इसमें लिखना? क्या चाहते हैं, क्या आगे बढ़ें या फिर कल जो हमने डिस्कशन किया था उसको लिखना चाहते हैं? क्या हुआ, सॉरी, लिखना चाहते हैं? कल जो हमने चर्चा किया था। अच्छा चलिए, सभी लोगों का यही है मांग, तो चलिए लिख लीजिए। पहले तो लिखिए हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, और उद्भव से संबंधित हम लोग एक एक विचारधारा को देखते हैं। तो पहले यह लिखे कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में, हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति का प्रतिनिधित्व करती है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, पहली नगरीय क्रांति का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि इस सभ्यता का विकास हजारों सैकड़ों वर्षों के, जबकि इस सभ्यता का विकास हजारों सैकड़ों वर्षों के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। जबकि इस सभ्यता का विकास हजारों करोड़ों वर्षों के, हजारों लाखों वर्षों के क्रमिक परिवर्तन और विकास का परिणाम था। फिर भी इसे क्रांति इसलिए कहा जा रहा है, फिर भी इसे क्रांति इसलिए कहा जा रहा है कि यहां जो परिवर्तन हुआ, फिर भी इसे क्रांति इसलिए कहा जा रहा है कि यहां जो परिवर्तन हुआ वह बहुत अधिक व्यापक था। फिर भी इसे क्रांति इसलिए कहा जा रहा है कि यहां जो परिवर्तन हुआ वह बहुत अधिक व्यापक था, बहुत अधिक व्यापक था। क्योंकि जब भारतीय उपमहाद्वीप में, क्योंकि जब भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य क्षेत्र पाषाणिक अवस्था से गुजर रहे थे, क्योंकि जब भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य क्षेत्र पाषाणिक अवस्था से गुजर रहे थे, तो इस समय उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य क्षेत्र पाषाणिक अवस्था से गुजर रहे थे, तो इस समय उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, तो इस समय उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में एक कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता विकसित हुई। एक कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता विकसित हुई। एक कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता विकसित हुई। परंतु इस सभ्यता
के प्रकाश में आने के साथ ही साथ, परंतु इस सभ्यता के प्रकाश में आने के साथ ही साथ कुछ नए विवाद भी जन्म ले लिए। परंतु इस सभ्यता के प्रकाश में आने के साथ ही साथ कुछ नए विवाद भी जन्म ले लिए कि यह सभ्यता नए विवाद भी जन्म ले लिए कि इस सभ्यता की जड़ भारत भूमि पर थी। नए विवाद भी जन्म ले लिए कि इस सभ्यता की जड़ें भारत भूमि पर थी या फिर बाहर से आई थी। इस सभ्यता की जड़ें भारत भूमि पर थी या फिर भारत बाहर से आई थी। इसी में एक महत्वपूर्ण विवाद, इसी में एक महत्वपूर्ण विचार उन्नीस 1940 के दशक में मार्टिन व्हीलर ने दिया। एक महत्वपूर्ण विचार 1940 के दशक में मार्टिन व्हीलर ने दिया। एक महत्वपूर्ण विचार मार्टिन व्हीलर ने दिया और उसने इसे मेसोपोटामियाई प्रेरित बतलाया और उसने इसे मेसोपोटामियाई प्रेरित बतलाया, मेसोपोटामियाई प्रेरित बतलाया। इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए व्हीलर ने कहा कि विचारों की तरह ही इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए व्हीलर ने कहा कि विचारों के तरह ही सभ्यता संस्कृति के भी पंख लगे होते हैं। विचारों के तरह ही सभ्यता संस्कृति के भी पंख लगे होते हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने विभिन्न हड़प्पाई स्थल और इस संदर्भ में उन्होंने विभिन्न हड़प्पाई स्थल और नगरों पर प्रकाश डाला, हड़प्पाई स्थल और नगरों पर प्रकाश डाला। और इन नगरों में स्थापित दुर्ग के क्षेत्र को यह साबित करने का प्रयास किया, दुर्ग के क्षेत्र को यह साबित करने का प्रयास किया कि इन दुर्गों में जो शासक वर्ग रहते थे, इन दुर्गों में जो शासक वर्ग रहते थे वह कहीं न कहीं बाहर से आए थे, वह कहीं न कहीं बाहर से आए थे, वह कहीं न कहीं बाहर से आए थे। इसके अतिरिक्त वह कहीं न कहीं बाहर से आए थे। इसके अतिरिक्त व्हीलर महोदय ने वहां से प्राप्त, इसके अतिरिक्त व्हीलर महोदय ने वहां से प्राप्त अनागारों में
वहां से प्राप्त अनागारों में लकड़ी के काम की ओर भी संकेत किया। वहां से प्राप्त लकड़ी के काम की ओर भी संकेत किया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह तकनीक भी और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह तकनीक भी मेसोपोटामिया से आई थी। यह तकनीक भी मेसोपोटामिया से आई थी। यह तकनीक भी मेसोपोटामिया से आई थी। ठीक है, तो पहले तो आप इसको बतला देंगे कि व्हीलर ने क्या बतलाया। अब यह तकनीक मेसोपोटामिया से आई थी और इस संदर्भ में बतला रहा है। प्रारंभ में उसी में लिखेंगे कि प्रारंभ में व्हीलर का विचार व्यापक प्रभाव डाला और अन्य विद्वानों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। प्रारंभ में व्हीलर का विचार व्यापक प्रभाव डाला और अन्य विद्वानों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। अन्य विद्वानों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। अन्य विद्वानों ने भी उसे स्वीकार कर लिया, परंतु बाद में जैसे जैसे शोध कार्य आगे जारी रहा, अब व्हीलर का विचार फीका पड़ने लगा। व्हीलर का विचार फीका पड़ने लगा। व्हीलर का विचार फीका पड़ने लगा क्योंकि आगे के उत्खनन से यह साबित हुआ कि इस नई सभ्यता की जड़ें, आगे के शोधों से यह साबित हुआ, उत्खनन से यह साबित हुआ कि इस नई सभ्यता की जड़ें उन क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृति में थी जो भारत में विद्यमान थी। इस नई सभ्यता की जड़ें उन क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृति में थी जो भारत में विद्यमान थी। इसके साथ साथ हड़प्पा तथा मेसोपोटामिया, इन दोनों सभ्यताओं के बीच, हड़प्पा तथा मेसोपोटामिया, इन दोनों सभ्यताओं के बीच कुछ मूलभूत अंतर भी थे। कुछ मूलभूत अंतर भी थे। जैसे हड़प्पा के नगर सुनियोजित तरीके से, जैसे हड़प्पा के नगर सुनियोजित तरीके से निर्मित किए गए थे, तो वहीं मेसोपोटामियाई नगर सुनियोजित तरीके से निर्मित नहीं थे। तो वहीं मेसोपोटामियाई नगर सुनियोजित तरीके से निर्मित नहीं थे। इसके साथ साथ असमानता के अन्य तत्व भी थे। इसके साथ साथ असमानता के अन्य तत्व भी थे, जैसे लिपि में भिन्नता, स्थापत्य में भिन्नता, मृदभांड में भिन्नता, ईंटों में भिन्नता, मुहरों में भिन्नता, अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर
मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया और फिर इस सभ्यता के उद्भव का विचार क्रमिक विकास के सिद्धांत के रूप में विकसित होने लगा और फिर इस सभ्यता के उद्भव का विचार क्रमिक विकास के सिद्धांत क्रमिक विकास के सिद्धांत क्रमिक विकास के सिद्धांत के रूप में सामने आने लगा। ठीक है, तो क्रमिक विकास के सिद्धांत के रूप में विकसित होने लगा। अब यह कैसे क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है? पहले तो यह हमने समझ लिया कि मेसोपोटामियाई जो उत्पत्ति की जो अवधारणा है वह मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा क्या है। क्लियर हुआ आप लोगों का कि मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा क्या है? सभी लोगों का क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लिख लिए सब लोग? आप लोग तरुण लिख लिए, राहुल आपने भी, अशोक, राज, पूजा और बाकी लोग आप लोगों ने लिखा या नहीं लिखा? फलेन, अशोक, लुकेश, सभी लोगों ने लिख लिया। तो यहां पे किसी का छूट तो नहीं रहा है ना? आराम आराम से लिख रहे हो ना आप लोग? क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो एक तो हमने यह बतला दिया। अब इसके साथ साथ हम लोग यह बतलाएंगे कि यह जो क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है, एक तो जो मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की जो अवधारणा है वह तो खत्म हो गया। रजत, अच्छा मैं सुबह लिखता हूं, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, है ना, जब लिखना हो तब लिखें। तो एक तो हम लोगों ने यह देख लिया। अब दूसरी ओर आप देखो तो अब एक नया फिर यह कहा जा रहा है कि नहीं, यह मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा नहीं है, बल्कि यह तो क्रमिक विकास का सिद्धांत है। अब एक क्रमिक विकास का सिद्धांत, तो इस क्रम में फिर यह बतलाया जाएगा कि क्रमिक विकास कैसे। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्रमिक विकास, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कोई अकस्मात नहीं हुआ। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित विचारों को बतलाएं, तब आप लोग सभी विचार बतलाएंगे, उसमें आर्य भी बतलाएंगे, उसमें आप द्रविड़ भी बतलाएंगे, मेसोपोटामियाई भी बतलाएंगे और क्रमिक भी बतलाएंगे। लेकिन केवल यह पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित क्रमिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करें, तो क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है? तो यह जो हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा जैसा एक नगरीय सभ्यता जो अस्तित्व में आया, यह कोई अचानक नहीं आया है, बल्कि यह सभ्यता जो अस्तित्व में आता है, यह बहुत सारे जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, उन ग्रामीण संस्कृतियां धीरे धीरे, उसमें व्यापार की भी भूमिका रही, उसमें राज्य की भी भूमिका रही, उसमें धर्म की भी भूमिका रही, और इन सबके परिणाम स्वरूप एक नगरीय सभ्यता के रूप में यह अस्तित्व में आता है। इसमें बहुत सारे ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान है, जिसमें कोटदीजी संस्कृति, सोथी संस्कृति, इन सभी संस्कृति को हम लोग देखेंगे, आग्रेनल संस्कृति। तो इस सारे संस्कृति के परिणाम स्वरूप यह सभ्यता आपको अस्तित्व में आती है। तो यह क्रमिक विकास के सिद्धांत को बतलाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है वह कोई अकस्मात नहीं होता है, बल्कि यह क्रमिक विकास का सिद्धांत है। तो इसे आप देखें तो यहां पे फिर आप बतलाओगे, इसमें लिख लो कि हड़प्पा के भौगोलिक विस्तार पर नजर डाला जाए। इसमें आप लोग लिख लीजिए कि हड़प्पा, अब क्रमिक विकास कैसे, क्रमिक विकास का सिद्धांत अलग से इसको, ठीक है, क्रमिक विकास का सिद्धांत बिल्कुल तोड़ तोड़कर छोटा छोटा सेक्शन बनाकर उसको कीजिए। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत कैसे? तो हड़प्पा के भौगोलिक विस्तार पर नजर डाला जाए तो यह किसी एक स्थानीय संस्कृति के बजाय हड़प्पा संस्कृति के
भौगोलिक विस्तार पर नजर डाला जाए तो यह किसी एक स्थानीय संस्कृति के बजाय कई स्थानीय संस्कृतियों के क्रमिक एवं दीर्घकालिक, हाँ अच्छा सर थोड़ा स्लो बोलना प्लीज, छूट जा रहा है क्या लोकेश? मैं तो बहुत स्लो बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा स्लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग। तो हमने यहां पे चर्चा किया कि एक तो कि हमने वह बतलाया ही उद्भव से संबंधित, दूसरा हमने बतलाया कि क्रमिक विकास का सिद्धांत। अब क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है? तो क्रमिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में हमने बतलाया कि यह जो हड़प्पा सभ्यता है, अगर इसके भौगोलिक विस्तार पर हम नजर डालते हैं, भौगोलिक विस्तार यानी जिस तरीके से यह फैली हुई है, विस्तृत है, अगर उसको अगर देखा जाए तो यह पता चलता है कि यह किसी एक स्थानीय संस्कृति के बजाय कई स्थानीय संस्कृतियों के क्रमिक और दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो इस संदर्भ में फिर यह बतलाना है कि इसमें हमने बोला कि हड़प्पा के भौगोलिक विस्तार पर नजर डाला जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह किसी एक स्थानीय संस्कृति के बजाय कई स्थानीय संस्कृतियों के क्रमिक एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। और इन सब के बीच से एक स्थानीय संस्कृति के बजाय कई क्रमिक और दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। और इन सब के बीच से एक ही सभ्यता उभर कर आई, और इन सब के बीच से एक ही सभ्यता उभर कर आई क्योंकि इनके बीच में, इन सब के बीच से एक ही सभ्यता उभर कर आई क्योंकि इनके बीच में परस्पर संपर्क की एक लंबी प्रक्रिया गुजरी, क्योंकि इनके बीच में परस्पर संपर्क की एक लंबी प्रक्रिया गुजरी। अब देखो ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत सारी जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं, बहुत सारी जो स्थानीय संस्कृतियां हैं, इन सभी स्थानीय संस्कृतियों का जब मिलन होता है तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अलग अलग सभ्यता अस्तित्व में आ गई। बल्कि अगर हम लोग इसको देखते हैं, अगर इसके भौगोलिक विस्तार को देखें तो चाहे उत्तर देख लो, दक्षिण देख लो, आप ईस्ट देख लो, वेस्ट देख लो, अगर सभी रूपों में देखोगे तो यहां पे हमें क्या दिखाई देगा? समरूपता, समरूपता। अब यह जो समरूपता है, यह समरूपता हमें सभी संदर्भ में दिखाई देगा। चाहे इनके ईंटों में आप देख लो, लिपि में आप देख लो, आप इनके मुहरों में आप देख लो, ईंटों में आप देख लो, यानी स्थापत्य में आप देख लो, तो अगर ईंटों का साइज सब जगह एक है, सब जगह अगर लिपि एक है, सभी जगह अगर माप तौल के इकाइयां एक हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए प्लीज, छूट जा रहा है, और ज्यादा स्पीड में राइटिंग भी अच्छा नहीं बन पाएगा सर। नहीं, राइटिंग तो बिल्कुल नहीं बनाना है, राइटिंग वैसी ही हो जिसे आप पढ़ सकें, ठीक है, प्लेन। अब बहुत ज्यादा अगर मुझे स्लो करवा देंगे तब तो फिर थोड़ा सा दोबारा आप लोग उसको सुन लेंगे। बिल्कुल इससे ज्यादा तेज लिखना पड़ेगा, मैं तो बहुत स्लो चल रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा दोबारा सुनकर उसको लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां पे छूट रहा हो ना वहां पे कोई बात नहीं, कम से कम एक रीडिंग तो हो जा रहा है ना, दोबारा फिर से उसको सुन लीजिए, लिख डालिए, है ना। तो यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो हमने बतलाया कि बहुत सारी ग्रामीण संस्कृतियां, बहुत सारी स्थानीय जो संस्कृतियां हैं, इन सब के क्रमिक और दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम एक नगरीय सभ्यता, एक विकसित सभ्यता के रूप में, एक उन्नत सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आता है। ऐसा नहीं कि इन सब के बीच में अलग अलग सभ्यता संस्कृति अस्तित्व में आया, बल्कि इन सब के मिलने से एक ही सभ्यता अस्तित्व में आया। जो उभर कर आया वही सिंधु घाटी की सभ्यता है, और यह बतलाता है कि इनके बीच परस्पर संपर्क रहा होगा, और यह जो परस्पर संपर्क है एक लंबी प्रक्रिया गुजरी होगी।
तो इस संदर्भ में हम लोग को बतलाना है। तो इसी में हमने बतलाया क्योंकि इनके बीच परस्पर संपर्क की एक लंबी प्रक्रिया गुजरी, जिसमें ईरानी बलूची क्षेत्र के पशुचारक बंजारकों ने भी, इन सबके बीच परस्पर संपर्क की एक लंबी प्रक्रिया गुजरी, जिसमें ईरानी बलूची क्षेत्र के, ईरान और बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, तो ईरानी बलूची क्षेत्र के पशुचारक बंजारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया होगा। ईरानी बलूची क्षेत्र के पशुचारक बंजारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया होगा। यहां यह भी स्मरण रखना है, कि पुरातात्विक उत्खनन संबंधी, यहां यह भी स्मरण रखना है कि पुरातात्विक संबंधी यहां यह भी ध्यान रखना है कि पुरातात्विक उत्खनन संबंधी कुछ सीमाएं हड़प्पा के उद्भव की कहानी को स्पष्ट नहीं होने देते हैं। यहां यह भी ध्यान रखना है कि पुरातात्विक उत्खनन संबंधी कुछ सीमाएं हड़प्पा के उद्भव की कहानी को स्पष्ट नहीं होने देते, जैसे ग्रामीण संस्कृति का उत्खनन अभी तक शेष है। दूसरी ओर क्षैतिज उत्खनन का कार्य भी नहीं हुआ है। जैसे ग्रामीण संस्कृति का उत्खनन अभी बहुत हद तक शेष है, दूसरी ओर क्षैतिज उत्खनन का कार्य अभी नहीं हुआ है। इसके बावजूद यदि हम हड़प्पा और उसके आसपास के पूर्व के संस्कृति के, इसके बावजूद हड़प्पा और उसके आसपास के पूर्व के संस्कृति के पुरातात्विक उत्खनन की ओर मुड़े, इसके बावजूद यदि हम हड़प्पा क्षेत्र तथा उसके आसपास के इसके पूर्व के संस्कृति की ओर मुड़े, तो हमें हड़प्पा के पूर्व जीवन स्तर के अनेक प्रमाण मिल जाते हैं। यानी यहां पे हम यह बतला रहे हैं कि अगर देखा जाए तो अगर हड़प्पा के पूर्व के जीवन को देखा जाए, उनके संस्कृतियों को देखा जाए, तो एक नहीं बल्कि अनेक प्रमाण मिलते हैं जो यह बतलाते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है वह ग्रामीण संस्कृतियां, जो कई क्षेत्र में जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, इन ग्रामीण संस्कृतियों के परस्पर मिलने के परिणाम स्वरूप ही एक विकसित और उन्नत सभ्यता प्रकाश में आई। ठीक है, तो इस क्रम में हम विविध ग्रामीण क्षेत्रीय संस्कृतियों का उल्लेख करेंगे। उसी प्रकार तो एक तो हमने बतला दिया कि यह जो है संस्कृति वह आपको ईरानी बलूची संस्कृति, उसी प्रकार कोटदीजी संस्कृति को देखा जा सकता है। उसी प्रकार कोटदीजी संस्कृति, जो कोटदीजी संस्कृति कोटदीजी क्षेत्र है, उसी प्रकार कोटदीजी संस्कृति को देखा जा सकता है, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान के पंजाब तथा उत्तरी सिंध में फैली हुई थी। जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान के प्रांत तक फैली हुई थी। उसी प्रकार सोथी सिसवाल संस्कृति, कुछ संस्कृति का आपको नाम देना है। सोथी
सिसवाल, सिसवाल संस्कृति, क्योंकि आप बतला रहे हो कि क्रमिक विकास के सिद्धांत। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत कैसे? तो बहुत सारी ग्रामीण संस्कृतियां फैली हुई थी और उन सब के परस्पर संबंध होते हैं और उन सब के परस्पर संबंधों के मिलने से एक उन्नत संस्कृति का विकास होता है जिसे हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। तो यह बहुत सारे क्षेत्र में ग्रामीण संस्कृतियां फैली हुई थी जो हम लोग नवपाषाण काल के बाद देखते हैं, जो हम लोग नवपाषाण काल के बाद यानी हड़प्पा के पूर्व तक जो देखते हैं। तो बहुत सारे उत्खनन में यह स्थल भी आए हैं प्रकाश में, इसलिए तो फिर इसके बाद का खंडन किया गया। जो मार्टिमर व्हीलर का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत का खंडन कैसे किया गया? जैसे जैसे सभ्यता का उत्खनन किया जाने लगा, नए नए क्षेत्र प्रकाश में आने लगे, नए क्षेत्रों की जानकारियां मिलने लगी, तब यह बात निराधार साबित होने लगा कि भाई आपने तो गलत बता दिया। ठीक उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लिखते हैं एक किताब भारत की खोज, और उसमें भी उन्होंने यह बात मान लिया कि नहीं भाई यह तो ग्रामीण संस्कृतियों की देन है जो हड़प्पा जैसी उन्नत संस्कृति अस्तित्व में आई। तो कैसे उसे विदेशी मान लिया जाए? वह तो इतिहास के जानकार भी नहीं थे। तो इन सारी चीजों को तो हम लोगों ने देखा। अब हमें यह बतलाएंगे कि क्रमिक विकास कैसे, तो उसमें हमने एक तो बतला दिया ईरानी बलूची संस्कृति, दूसरा हमने बतला दिया कोटदीजी संस्कृति, और यह जो कोटदीजी संस्कृति है जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पाकिस्तान से लेकर सिंध तक यह फैली हुई है, जो कोटदीजी संस्कृति है। इसके साथ साथ सोथी सिसवाल संस्कृति, यह भी हड़प्पा सभ्यता की समानता इससे भी दिखाई जाने लगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी संस्कृतियां आपको इन्हीं संस्कृतियों का देन है जो हड़प्पा संस्कृति है। जैसे आप देखो, अब एक दो नाम आपने बतलाए, जैसे कोटदीजी, तो कोटदीजी यह सिंध में है और यहां पर 16 स्तरों की खुदाई हुई है। थोड़ा सा इन चीजों को अब समझ लो आप लोग कि क्रमिक विकास जो हम लोग बतला रहे हैं, तो क्रमिक विकास कैसे बतला रहे हैं। तो यहां पे एक नहीं बल्कि 16 स्तरों की खुदाई हुई है कोटदीजी से, और एक चरण से दूसरे चरण में हम यहां पे देखते हैं। तो यह जो खुदाई जो हुई 16 जब आपको स्तरों की खुदाई की गई, जिसमें प्राप्त 12 स्तर जो है वह प्राक हड़प्पा काल को दर्शाते हैं, यानी हड़प्पा के पूर्व काल के। तो यह जो कोटदीजी से जो सिंध में जो खुदाइयां जो हुई और कोटदीजी की जब स्तर बाई स्तर जब खुदाई हुई, तब यह पता चला कि यह तो हड़प्पा के अस्तित्व में आने के पूर्व यहाँ पे बहुत सारी ग्रामीण संस्कृतियां थी, और इसकी जो 16 स्तर है वह प्राक हड़प्पा स्तर को दर्शाता है, यानी हड़प्पा पूर्व के जीवन को दर्शाता है, जो एक संक्रमण कालीन तथा उन्नत स्तर उन्नत हड़प्पा काल के हैं। तो यह आपको अंतर यहां पे दिखाई दे रहा है। इस तरह हड़प्पा संस्कृति की एक क्रमिक और दीर्घकालिक प्रक्रिया पर नजर डलता है। उसी तरीके से देखिए आमरी संस्कृति, तो एक तो कोटदीजी संस्कृति या सिंध में है, दूसरी आप देखते हो आमरी संस्कृति। अब आमरी संस्कृति, आमरी यह भी सिंध में है, और आमरी की जब खुदाई हुई तो यहां से हड़प्पा के पूर्व और हड़प्पा काल के विषय में जानकारी मिलता है, यानी हड़प्पा के पूर्व भी, संक्रमण काल का भी, और उन्नत हड़प्पा काल का भी, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का भी। यानी यहां से आप देखो तो आमरी जो जगह है, तो आमरी से जो हमें जो यहां पे जो खुदाइयां हुई, ध्यान देना है, तो यहां पे जो खुदाइयां हुई, तो यहां से खुदाइयों से आपको हड़प्पा पूर्व की भी जानकारी मिली, ठीक है। इसके साथ साथ हड़प्पा काल की भी जानकारी मिली, हड़प्पा काल की भी यानी उन्नत हड़प्पा काल की, और इसके बाद हड़प्पा, इसके साथ साथ हड़प्पा के बाद के भी, यानी फिर जब इसका पतन होता है तो उसके बाद के भी। तो इस तरीके से अलग अलग चरण में यहां पे विकास हो रहा है। इसी क्षेत्र में आपको मेहरगढ़ बलूचिस्तान आमरी संस्कृति के अंतर्गत थी। अच्छा हाँ, आमरी संस्कृति है। उसके बाद फिर मेहरगढ़, आप देखो मेहरगढ़ यह आपको बलूचिस्तान में है, आमरी तो सिंध में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। यहां से हमें पशुपालक समाज के विषय में जानकारी मिलता है, और हमें यहां पे जानकारी मिलता है कि यह जो पशुपालक समाज है मेहरगढ़ से, यह आपको तंबू के नीचे अपना जीवन बिताया करता था। तो यहां से भी हमें जानकारी, यहां से कृषि करने की भी जानकारी मिली। उसके बाद फिर धीरे धीरे वाणिज्य व्यापार हुआ, फिर यह नगर की ओर मुड़ा,
फिर शहर बनने के प्रमाण मिलने लगे, तो तब जाकर यह प्रकाश में आ रहा है ना उन्नत हड़प्पा संस्कृति के रूप में। उसी प्रकार आप कालीबंगा को देख लो, यह राजस्थान में है। अब हड़प्पा के पूर्व संस्कृति का यह प्रतिनिधित्व करता है, यानी उन्नत हड़प्पा काल के पहले की घटना को यह दर्शाता है। और कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई यहां भी पहले यहां पे भी खेती होता था। धीरे धीरे खेती में सरप्लस की स्थिति हुई, अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, वाणिज्य व्यापार निकला होगा, नगर अस्तित्व में आए होंगे। नगर का निर्माण कोई रातों रात नहीं होता है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नगर अस्तित्व में आता है। ऐसा नहीं कि आप रातों रात शहर का निर्माण कर दोगे। कहां से आप जनसंख्या लाओगे? उतनी बड़ी जनसंख्या उस नगर में रहने के लिए कहां से वो सारी व्यवस्था को आप स्थापित करोगे? तो यह तो एक क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप ही होता होगा ना, कि मान लो कि अब कालीबंगा है, वहां राजस्थान का यह क्षेत्र है, हड़प्पा पूर्व काल में यहां से खेती हो रहा है, खेती में धीरे धीरे उन्नत कृषि होने लगी, अच्छा इनका उत्पादन होने लगा, उसके परिणाम स्वरूप वाणिज्य व्यापार होने लगा होगा। धीरे धीरे वहां पे एक व्यवस्था का जन्म, व्यवस्था विकसित होने लगा होगा, तब वह नगर बना होगा। अब उन सब में समरूपता हम देख रहे हैं कि सभी जगह एक ही तरीके के चीजें हैं, तो ये तो क्रमिक विकास को दर्शा रहा है। तो इस तरह अगर देखा जाए बच्चों, तो अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन सब के कई स्थानों की जब खुदाई हुई, तो खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक विकास का प्रमाण मिलता है। और तब जाकर जो मार्टिमर व्हीलर है, वह मार्टिमर व्हीलर का विचार धूमिल होने लगता है, और इस तरीके से अब साबित होता है कि यह चरणबद्ध तरीकों से यह आपको एक विकसित संस्कृति के रूप में अस्तित्व में आता है। अब उसी में आप लिख लोगे, तो कुछ संस्कृति का नाम आप लोगों ने लिख लिया या लिखवाना पड़ेगा? कोटदीजी, आमरी, मेहरगढ़, कालीबंगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख लिया ना, कि ये सारी चीजें हैं, बस केवल नाम देना है कि किस प्रकार से क्रमिक विकास को दर्शा रहा है। क्योंकि हम लोग यहां पे उसी चीज को देख रहे हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत कैसे रहा, तो उस सिद्धांत को पहले हम लोग बतला देंगे। इसका नाम आप लोगों ने लिखा या नहीं, सभी लोग एक बार बतला दीजिए, क्योंकि तभी मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तरुण लिख लिया, कोटदीजी लिखा आप लोगों ने, आमरी लिखा आप लोगों ने, मैं इतना बोल बोल कर लिखवा रहा हूं। मेहरगढ़ लिखा आप लोगों ने, कालीबंगा लिखा आप लोगों ने, हो गया सभी लोगों का। तरुण, राज, राहुल, सभी लोगों ने लिख लिया ना। फिर आगे बढ़ा जाए, तो अब लास्ट में फिर आप लिखोगे यहां से कि इसी तरह से, वहीं पे लिख लो आप कि इसी तरह से अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, इस तरह से अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात जो भी क्षेत्र हैं, हरियाणा के कई स्थलों की खुदाई से, हरियाणा आदि कई स्थलों की खुदाई से हड़प्पा संस्कृति के क्रमिक विकास का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के क्रमिक विकास का प्रमाण मिलता है, जो चरणबद्ध तरीके से विकसित हो रहा था, जो चरणबद्ध तरीके से विकसित हो रहा था। कैसे चरणबद्ध तरीके से विकसित हो रहा था? तो यह जो चरणबद्ध तरीका मैंने बतलाया कि यह चरणबद्ध तरीके से विकसित हो रहा है, तो कैसे चरणबद्ध तरीके से विकसित हो रहा है? भाई क्या था चरणबद्ध तरीका, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पे, तो चरणबद्ध तरीका यहां पे यह बतला रहा है कि पहले जो समाज था, बहुत सारे जो उत्खनन हुए, तो उस उत्खनन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले पशुचारक, यह पशुचारक रहे हैं। ठीक है, पशुचारक, पशुपालन स्टार्ट हो गया था। मध्य पाषाण काल से हम लोग देखते हैं, नव पाषाण काल तक आते आते बहुत सारे पशु को पालने लगे। अब यह जो पशुचारक समाज है, जो अभी तक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, अब धीरे धीरे इन पशुओं का वह उपयोग कहां पे किया?
कृषि में अब इसका जीवन का तरीका बदल जाता है। जीवन का तरीका कैसे बदला? तो अब यह खाद्य उत्पादक नहीं रहा, खाद्य संग्राहक नहीं रहा, अब यह खाद्य उत्पादक हो जाता है। अब कृषि में इन्हीं पशुओं का भी उपयोग कर रहा है, बहुत सारे उससे पदार्थ भी मिलने लगे, अब वह शिकार पर आश्रित नहीं रहा। तो इसके बदल रहे हैं, बदलाव हो रहा है। कैसे? चरणबद्ध तरीके से। तो पहले पशुचारक ही आपको कृषि को अपनाया। यह समुदाय जो है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना आगे, जब वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल के जो आर्य हैं, तो वे आर्य कैसे थे? घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, पशुचारक थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि कृषि व्यवस्था को अपना लिया। तो पशुपालन सेकेंडरी हो गया, कृषि उनका प्राइमरी हो गया। तो यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो पशुचारक समाज यह कृषि को अपनाया। अब कृषि को अपनाया तो कृषि में फिर क्या हो रहा है? तो आगे चलकर तुरंत से नहीं, कृषि में आप देखो तो अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष उत्पादन कैसे नगर अस्तित्व में आ रहा है, मैं उसका बतला रहा हूं। अधिशेष उत्पादन होने लगा। अब जब कृषि में अधिशेष उत्पादन तो समझ रहे होंगे, अतिरिक्त उपज होने लगा, अच्छी उन्नत फसलें होने लगी, बहुत सारे फसलों का उत्पादन होने लगा, तो अधिशेष उत्पादन होने लगा। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कृषि को छोड़ेंगे, गैर कृषि काम को अपनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि गैर कृषि कार्य, अब सभी लोग कृषि में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। पहले क्या था कि जीवन जीने के लिए शिकार करना था, तो शिकार सब लोग करने जाते थे भाई, सामूहिक। अब यहां पे आप देखते हो तो कृषि में फिर क्या हुआ कि कृषि में अब पशुओं का जब उपयोग किया जाने लगा, तो कृषि में अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई, अतिरिक्त उपज होने लगा। जब अतिरिक्त उपज होने लगा तो अतिरिक्त उत्पन्न, तब फिर क्या हुआ कि अब कृषि में सभी लोग, जरूरी नहीं कि सब लोग खेती ही करें। क्या आज सभी लोग खेती करते हैं? आज आप देखो तो सभी लोग खेती कर रहे हैं, हम लोग खेती कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, लेकिन हम लोग को वो सारी चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? कुछ लोग खेती में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग उसको बेचने में लगे हुए हैं, कुछ खाद बनाने में लगे हुए हैं, कुछ उसी को अलग तरीके से प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, होता है ना। तो इस तरीके से गैर कृषि कार्य प्रारंभ होगा, यानी शिल्प काम निकल कर आएगा, व्यापार निकल कर आएगा, राजनीति निकल कर आएगी, कला निकल कर आएगा, संस्कृति डेवलप हो जाएंगी। तो यहां से हम लोग जो देख रहे हैं कि अब इन सब से एक बड़ा परिवर्तन होगा। अब जब गैर कृषि कार्य, तो शिल्प के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, यानी आप देखो तो शिल्प के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, कला के क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, संस्कृति विकसित होने डेवलप होने लगेगी। तो ये सारे चीजें कोई रातों रात तो नहीं हो सकता है ना, सारे चीजें रातों रात नहीं हो सकता है, एक लंबी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे हम लोग लंबी प्रक्रिया अगर देखें तो यह क्या है, यह आप देखो तो मध्य पाषाण काल, मान लो यह क्या है, मध्य पाषाण काल। यहां तक हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। अब नव पाषाण काल के बाद फिर क्या देख रहे हैं, तो फिर यहां से हम लोग देख रहे हैं तो कांस्य युग, मनुष्य पहली धातु से परिचित हो गया, कांस्य युग आ जा रहा है। तो यह भी तो एक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हो रहा है, अचानक से तो ऐसा नहीं हुआ ना कि हम तुरंत से धातु से परिचित हो गए, पत्थर छोड़ दिए। एक लंबी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हो रहा है। यानी आप इसे समझो कि पहले हम लोग कैसे थे, खाना बदोश, यह जो जीवन था वह खाना बदोश जीवन था। अब खाना बदोश जीवन से क्या हुआ, तो स्थिर ग्राम बसने लगे, स्थिर ग्राम बसना प्रारंभ हुआ। इसके साथ फिर क्या होगा, आगे चलकर जब ग्राम आएगा, स्थिर ग्राम, ग्रामीण संस्कृति, तब न जाकर नगर का निर्माण होगा। तो यह प्रक्रिया तो अपनाई गई होगी, या बिना अपनाए ऐसे आ जाएगा। तो यह क्रमिक विकास है या नहीं है, यह क्रमिक विकास को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है, यह तो क्रमिक विकास है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो इसी में आप बतलाओगे आगे कि इन संस्कृतियों के अध्ययन से,
इन संस्कृतियों के अध्ययन से यह बात लगभग तय हो गई कि हड़प्पा संस्कृति का विकास, आप इन चीजों को ऐसे भी बतला सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको डाल सकते हैं तो एग्जामिनर थोड़ा और भी सही उसकी समझ होगी, यानी वो समझ पाएगा कि हाँ आप क्या बतलाना चाह रहे हो। तो इन संस्कृतियों के अध्ययन से, अभी हम लोग वही क्रमिक विकास वाले में हैं, लास्ट में आप बतलाएंगे कि इन संस्कृतियों के अध्ययन से यह बात लगभग तय हो गई कि हड़प्पा संस्कृति का विकास, हड़प्पा सभ्यता का इन संस्कृतियों के अध्ययन से, यानी कौन सी, तो कोटदीजी संस्कृति, आमरी संस्कृति, इसके साथ साथ हम लोग देखें तो मेहरगढ़ संस्कृति, इसके साथ साथ हम लोग देखें तो कालीबंगा संस्कृति, यानी इन संस्कृतियों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गई कि हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ। अब यह तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न यहां पे यह उठता है बच्चों कि क्रमिक विकास संभव कैसे हुआ। चलो यह तो हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है, यह उद्भव क्रमिक विकास को दर्शाता है, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्रमिक विकास संभव कैसे हुआ। क्या यह नहीं आपको लग रहा है कि यह जानना चाहिए क्रमिक विकास संभव कैसे हुआ? यह अपने आप में प्रश्न है कि यह तो हमने मान लिया कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हो रहा है वह क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप हुआ, लेकिन क्या यह बात नहीं जानना चाहिए कि यह जो क्रमिक विकास हुआ, यह क्रमिक विकास कैसे संभव हुआ, किन कारणों से हुआ? तो अब हम इन चीजों को देखेंगे। तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि सिंध के क्षेत्र में जैसे कोटदीजी संस्कृति, आमरी संस्कृति, यह सब सिंध के क्षेत्र में है। अब कोटदीजी संस्कृति में हमें पता चला कि भाई उसके बहुत सारे उत्खनन हुए, 16 स्तरों की खुदाई हुई और 12 स्तर जो है वह प्राक हड़प्पा के विषय में बतला रहा है, यानी हड़प्पा पूर्व जीवन का। एक चरण जो है वह संक्रमण कालीन अवस्था को बतला रहा है, ट्रांजिशन फेज को बतला रहा है। तो कितना हो गया? 13, और 3 स्तर जो है वह हड़प्पा काल के हैं। तो जो कोटदीजी संस्कृति है, जो सिंध से जो हम लोग देखते हैं, जो 16 स्तरों की खुदाई हुई, 16 लेयर की जो खुदाई हुई, उसमें तो हम लोगों ने देखा कि 12 स्तर तो प्राक हड़प्पा, एक स्तर जो है वह ट्रांजिशन फेज को, संक्रमण काल को दर्शाया कि वह संक्रमण काल से गुजरा, ना तो नगरीय ना तो ग्रामीण, है ना। और एक जो 12 और एक 13 हो गया, और 3 जो फेज है वह उन्नत हड़प्पा काल को दर्शाता है। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि हड़प्पा संस्कृति जो है वह क्रमिक एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। उसी प्रकार हमने आमरी के संदर्भ में चर्चा किया कि आमरी की जब खुदाई हुई, यह भी सिंध में है, तो यहां से भी हड़प्पा के पूर्व, संक्रमण काल और उन्नत काल, इन तीनों के विषय में, यानी हड़प्पा के पूर्व नवपाषाण, संक्रमण काल जो ट्रांजिशन फेज है, हड़प्पा और नवपाषाण काल के बीच, और उसके बाद फिर हड़प्पा काल। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तो उत्तर हड़प्पा भी। तो यहां से 4 स्तरों की जानकारी मिल रही है, चारों चरण का विकास हुआ है। उसी प्रकार मेहरगढ़ को हमने देखा, तो मेहरगढ़ यहां से पशुचालक समाज, पशुपालक समाज की जानकारी जो पता चल रहा है कि कैसे वह गर्त गड्ढानुमा घर में रहता था, धीरे धीरे वह स्थिर ग्राम में बदलने लगा, कृषि होने लगा, अस्थाई जीवन की शुरुआत होने लगी। उसके बाद फिर नगर की ओर वह मुड़ जाता है, फिर शहर बनने के प्रमाण मिलने लगते हैं। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो इस तरीके से अब क्रमिक विकास कैसे संभव हुआ, तो इसमें हम लोग देखें कि जैसे सिंध का जो क्षेत्र था, तो वह सिंध का जो क्षेत्र था, तो पहले हम लोग देखें कि जो सिंध का जो क्षेत्र है, सिंध का कछारी क्षेत्र, कछारी मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र था।
अब यह जो कछारी मैदानी जो क्षेत्र है, यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र है। जो सिंध का जो क्षेत्र है यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, कछार का क्षेत्र था, यह काफी उपजाऊ था। यहां क्या होता था कि प्रत्येक वर्ष यहां जलोढ़ मिट्टी जो है वह बहाकर लाई जाती थी। अब जब प्रत्येक वर्ष आपको जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जा रही है तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वह धीरे धीरे उस क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या होंगे, तो धीरे धीरे इस क्षेत्र में रहने वाले लोग ने सिंधु नदी के बाढ़ पर नियंत्रण करना सीख लिया होगा कि भाई अब कैसे, क्योंकि हर बार बाढ़ आ रहा है, हर बार मिट्टियों को बहा कर ला रहा है। और मैदान का निर्माण हुआ, हमने पहले ही चर्चा किया था कि जैसे जैसे हिमयुग में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे आपको गर्माहट होगी, वैसे वैसे आपको बर्फ भी पिघलेंगी, नदियां भी निकलेंगी। तो यहां पे नदियां निकली। अब नदियां निकली तो बहुत सारे आपको यानी अवसादों को भी बहाकर लाया गया, और यह घटना हर साल हो रहा है। तो जब प्रत्येक वर्ष जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती थी तो आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे वे बाढ़ पर नियंत्रण करना सीख लिए। तो इससे क्या हो गया कि उपजाऊ क्षेत्र था, लेकिन यह कछारी मैदान, क्योंकि हर वर्ष बाढ़ आता था तो लोग जहां पे रहने लगते हैं, जब प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं तो वह फिर नेचर को समझने लगते हैं कि भाई किस टाइम में वर्षा बारिश होगा, किस टाइम में हमें वो रहना है। जैसे पहले आप देखते होंगे, अब तो यह समय, अब तो ऐसा नहीं रहा, पहले ऐसा होता था गांव में कि उस तरीके से यातायात के साधन नहीं थे, उस तरीके से आपको सड़कें नहीं हुआ करता था, सारी चीजें नहीं थी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र कट जाया करता था। तो जैसे ही वर्षा का समय होता था, यह पहले भारत की ही मैं बात बता रहा हूं, बहुत पहले की भी बात नहीं, आज के आप मान कर चले कि बस आपके जन्म के कुछ दिनों की पहले की बात होंगी। तो इतना बारिश हुआ करता था कि लोग पहले ही अपने घर में वो सारी चीजें यानी 2-3 महीना के लिए वे सब्जी उब्जी सुखा उखा कर पहले रख दिया करते थे, या उस तरीके से कोई व्यवस्था बना के रखते थे कि भाई बाजार लगेगा नहीं, आप कहां से लाने जाओगे, सारे रास्ता जो है वे कट जाएंगे, चारों तरफ पानी ही पानी होगा, तो आप कैसे जाओगे। तो उसके लिए लोग पहले ही आपको वो सारी चीजें को व्यवस्था कर लिया करते थे। क्या ये सब चीजें आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है? ऐसा तो नहीं कि ये चीजें आश्चर्य आपको लग रहा हो कि अच्छा ऐसा भी होता था क्या हमारे भारत जैसे देशों में। तो ऐसे ऐसे चीजें भी होते रहती थी, ये सब चीजें भी होती थी। तो यहां जब लोग देख रहे हैं तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि बाढ़ पर, क्योंकि अब प्रतिदिन इन्हीं चीजों से वे गुजर रहे हैं। अच्छा, तरुण ने सुना है, तो हमेशा जब यही चीजें आपको हो रहा है तो धीरे धीरे बाढ़ पर नियंत्रण करना इन लोगों ने सीख लिया। अब जब बाढ़ पर नियंत्रण करना सीखा तो सिंध के क्षेत्र में बाढ़ पर नियंत्रण हो गया। बाढ़ पर नियंत्रण, अब बाढ़ पर नियंत्रण होगा तो इससे क्या होगा बच्चों कि बाढ़ पर नियंत्रण करना जब इन लोगों ने सीखा तो इससे उन्नत कृषि भी होगी। अब इनको पता चल गया कि कौन सा फसल कब बोना है और कब बारिश आएगा, कब बाढ़ आएगा। तो इस तरीके से उन्नत खेती की शुरुआत हो गई। अब इसके अतिरिक्त लोगों ने क्या किया कि आसपास के खदानों का भी उपयोग करना सीख लिया कि आसपास के खदान का कैसे उपयोग किया जाए। पत्थर के आप देखते हो तो बेहतर उपकरण बनाए जाने लगे। अब ऐसा नहीं कि पत्थर को भी छोड़ दिया गया है, पत्थर के ही कुछ उपकरण, कुछ औजार बनाए जाने लगे। जैसे आप देखो तो इसके परिणाम स्वरूप लगभग 5500 से 3500 ईस्वी के बीच उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुछ समृद्ध ग्रामीण बस्तियों का विकास होने लगता है इस क्षेत्र में। जैसे मुंडीघाट, राना धुंडई, गुमला, रहमान ढेरी, तो इन सब का धीरे धीरे अब इन क्षेत्र में, क्योंकि जब वे जान जाते हैं कि भाई बाढ़ आएगा, बाढ़ को रोकने के भी कला वे जान गए कि कैसे इसको, बाढ़ को हम लोग इस पर नियंत्रण कर लेंगे। कृषि की भी शुरुआत हो गई और आसपास के चीजों, परिवेश से भी वे जुड़ गए, नेचर को, प्रकृति को भी समझ गए। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे बहुत सारी इस क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां का विकास होने लगा। अब ग्रामीण बस्तियों का विकास होने लगा तो इसी तरीके से हम लोग देखें कि जो सिंध का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो सिंध का जो कछारी मैदान है, इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण बस्तियां अस्तित्व में आई, जिनमें मुंडीगढ़ भी है, राना धुंडई भी है,
जिसमें गुमला भी है, किली गुल मोहम्मद भी है। तो इस प्रकार से ये बस्तियां अस्तित्व में आई। यह हड़प्पा पूर्व काल की है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो आगे का विकास प्राक हड़प्पा काल में, यानी जब अपने उत्कर्ष पर हड़प्पा है, आरंभिक हड़प्पा चरण में देखा गया। जैसे अब कृषि क्षेत्र में तकनीक का विकास होने लगा, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अभी तो बाढ़ पर नियंत्रण करना सीखा, उन्नत कृषि हुआ, लेकिन अब आगे चलकर हम लोग देख रहे हैं तो यह सब प्राक हड़प्पा काल में है। लेकिन जब हम लोग आगे आते हैं तो हड़प्पा काल तक आते थे, क्योंकि एक कंटिन्यू चल रही हैं ये चीजें, ठीक है। संक्रमण काल, जो हड़प्पा सभ्यता यानी 2500 उन्नत हड़प्पा सभ्यता यानी 2500 ईस्वी पूर्व और नवपाषाण काल के बीच का जो काल है संक्रमण काल, तो इस समय काल में लोगों ने इन चीजों को सीखा। आगे चलकर इन चीजों का क्या हो रहा है, तो अब हल का प्रयोग होने लगा। तो कृषि में हम लोग देख रहे हैं कि अब हल का प्रयोग, अब हल का प्रयोग कैसे हो रहा है, तो इस हल के प्रयोग में हम लोग देखते हैं कि इसके लिए आपको लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है, जमीन को गहरे स्तर तक जोतने के लिए पशुओं का उपयोग किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हैंड एक्स आप हस्त कुठार देख रहे हो, जंगलों को भी काटा जा रहा है। तो इस तरीके से, ऐसे भी वो कछारी क्षेत्र है, तो कछारी क्षेत्र है तो उसमें बहुत ज्यादा वैसे आपको जंगल होंगे नहीं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो तो बड़े बड़े क्षेत्र की अब जुताई संभव हुई। पहले आपको हल जो है वह मानव के द्वारा खींचा जाता था, आगे चलकर हल आपको बैलों के द्वारा, पशुओं के द्वारा खींचा जाने लगा। इससे क्या हुआ कि फसलों की संख्या में वृद्धि हो गई। अब खाद्यान्नों के साथ साथ गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होने लगा, शिल्प का विकास बढ़ गया, तकनीक का विकास बढ़ता चला गया। इधर आप देखो तो सूत की कताई होने लगी, तकली का प्रयोग हो गया, वस्त्र की बुनाई का विकास हो गया, मृदभांड का निर्माण होने लगा, मृदभांड भी चाक पर बनने लगा, वही चक्के को आपको गाड़ी में लगा दिया गया। इस प्रकार आपको यातायात के साधन डेवलप हो गए। तो यह सब जो विकास हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ खास क्षेत्र में ऐसे लोग बसने लगे जो गैर कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे, जो उत्पादन से नहीं जुड़े हुए थे, जो आपको गैर कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। और इन लोगों ने अनाज जो है वह ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि व्यापार हो रहा है तो अब ग्रामीण क्षेत्र से अनाज आने लगा। इससे शासक वर्ग की कहीं ना कहीं विशेष भूमिका रही होगी, क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना है कि ये सब व्यवस्था को स्थापित करने में कोई तो एक ऐसा वर्ग होगा जो इस तरीके से व्यवस्था को बना रहा होगा, जो नियंत्रण में रखा होगा कि भाई कैसे ग्रामीण क्षेत्र से कर को प्राप्त करना है, कैसे इसका वितरण करना है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं शासक वर्ग की भी भूमिका रही होगी। अब यह बात हम नहीं कह सकते कि वह शासक कौन था, किस वर्ग से था, लेकिन यह अवश्य है कि वह शांति प्रिय रहा होगा और व्यापारियों के हाथों में ही सत्ता रही होगी, क्योंकि यही जो वर्ग है करारोपण पद्धति के माध्यम से टैक्स ले लेकर ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करने का काम किया। इससे क्या हो रहा है कि फिर नगरीय जनसंख्या बढ़ने लगी। अब नगरीय जनसंख्या पुनर्वितरित होने लगी, यानी वो चीजें आपको शहर में आप हो तो जरूरी नहीं कि आप खाने के लिए आप संघर्ष करोगे, बल्कि वह आपूर्ति आपका हो रहा है, नगर और शहर का संबंध बन गया। तो इस प्रकार से एक जटिल संरचना का विकास होता है, और इस जटिल संरचना के विकास में शासक वर्गों की बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। शासन कार्यों के लिए एक अधिकारी वर्ग भी रहा होगा, एक लिपि वर्ग भी रहा होगा। तो ये सारी चीजें तब जाकर हम देखते हैं कि क्रमिक विकास कैसे संभव हुआ। तो इसमें इन सबका बड़ा योगदान रहा है। इस योगदान में शासक वर्गों की भूमिका को भी देखना है, इसमें धर्म की भूमिका को भी देखना है, क्योंकि धर्म ने भी लोगों के बीच एकता स्थापित करने का काम किया, धर्म भी लोगों को जोड़ने का काम किया। तो इस तरीके से आप देखो तो यह जो शासक वर्ग की भूमिका है और ये सारी चीजें जो चल रही है, एक प्रकार से यह दूरस्थ व्यापार का विकास हुआ, लेखन कला का विकास हुआ। और गौर से अगर देखा जाए तो नगरीय संरचना के विकास में केवल आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों की भूमिका नहीं थी। एक तो हमने देखा कि आर्थिक कारक, दूसरा हमने देखा राजनीतिक कारक, इसके साथ साथ धार्मिक कारकों की भी भूमिका थी, क्योंकि धर्म और अनुष्ठान के माध्यम से भी
ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन अधिशेष को सुनिश्चित किया जाने लगा। अब धर्म का भी प्रभाव बढ़ रहा है, अनुष्ठान भी होने लगा। आरंभ में नगरीय सभ्यता का जो मॉडल है वह सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई। फिर धीरे धीरे उसी मॉडल को अलग अलग क्षेत्र में भी अपनाया जाने लगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि समरूपता भी तो है, तो इस तरीके से चाहे उत्तर का क्षेत्र हो, दक्षिण का क्षेत्र हो, पूर्व का क्षेत्र हो, पश्चिम का क्षेत्र हो। जैसे आप लोग पढ़ोगे विश्व इतिहास में, तो विश्व इतिहास में पढ़ोगे तो जर्मनी के एकीकरण में आपने देखा होगा जालवरीन एक आपको व्यापारिक संगठन था, और व्यापारिक संगठन था तो वह धीरे धीरे जो जर्मनी जो टुकड़ों में विभाजित था, वह जर्मनी के छोटे छोटे क्षेत्र जो है वह उसके सदस्यता लेने लगते हैं। तो धीरे धीरे सब एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। अब जुड़ते चले जाते हैं, आपस में व्यापार होने लगता है, तो सब नियम कानून सारी चीजें एक होती चली जाती है। तो वहां पे हम लोग राष्ट्रीयता के संदर्भ में देख रहे हैं, तो यहां पे हम लोग देखेंगे समरूपता के संदर्भ में कि कैसे सभी लोग एक ही मानक पैमाने को अपनाने लगते हैं। तो इस प्रकार से यह नगर अस्तित्व में आया है। तो यह कैसे क्रमिक विकास कैसे हुआ, तो इस क्रमिक विकास के पीछे आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक तीनों कारणों की भूमिका को देखा जा सकता है। क्लियर है? इसे आप लोग समझे या नहीं समझे? आर्थिक कारक क्या है, राजनीतिक कारक क्या है और धार्मिक कारक क्या है, शासक वर्ग की क्या भूमिका है, कुछ क्लियर हुआ या इसे लिखवाना पड़ेगा क्या? तरुण, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आज आप लोगों को लग रहा हो कुछ क्लास आपको उस तरीके से कि समझ में नहीं आ रहा हो? आसानी से आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? क्या आप लोग बताएंगे? पूजा, तरुण, सभी लोग बतलाएंगे कि आसानी से आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब कहीं कोई उलझन तो नहीं हो रहा है ना? इसे लिखवा दूं? हैं? चलिए तो मैं लिखवा दूंगा। अच्छा, उलझन नहीं है, समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है, ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए। सभी लोगों को लिखवा देना सर इसे। चलिए ठीक है, आप लोग लिखवाना ही चाह रहे हैं तो मैं लिखवा ही दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग व्यापार को देखते हैं। हमने बतलाया कि व्यापार की बहुत बड़ी भूमिका रही, और इस यानी आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो सबसे पहले आप लोग लिख लें कि क्रमिक विकास को समझने के लिए, क्रमिक विकास को समझने के लिए हमें उस समय काल के आर्थिक, राजनीतिक, क्रमिक विकास को समझने के लिए हमें उस समय काल के आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक भूमिका को भी देखने की आवश्यकता है। आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक भूमिका को भी देखने की आवश्यकता है। धार्मिक भूमिका की भी आवश्यकता है। अब सबसे पहले आर्थिक बतलाएंगे कि आर्थिक क्या है। तो आर्थिक में यह बतलाना है कि यह कैसे आर्थिक प्रक्रिया एक दूसरे को करीब लाई। तो आर्थिक प्रक्रिया कैसे एक दूसरे के करीब ला रही है, पहले हम लोग उसका चर्चा कर लेंगे। तो इस संदर्भ में पहले आप लोग लिख लीजिए कि हड़प्पा काल में आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत, हड़प्पा काल में आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हम यह देखते हैं
आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि सिंध का कछारी मैदान जो काफी उपजाऊ था, सिंध का कछारी मैदान जो काफी उपजाऊ था, वहां प्रत्येक वर्ष जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती थी। वहां प्रत्येक वर्ष जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती थी। आगे चलकर धीरे धीरे इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने नदी के बाढ़ पर नियंत्रण करना सीख लिया। आगे चलकर इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने नदी के बाढ़ पर नियंत्रण करना सीख लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्नत कृषि प्रारंभ हुई। इसके साथ साथ लोगों ने आसपास के खाद्यान्नों का भी उपयोग करना सीखा। इसके साथ साथ लोगों ने आसपास के खाद्यान्नों का भी उपयोग करना सीखा और अब पत्थर के बेहतर उपकरण भी बनाए जाने लगे। आसपास के खाद्यान्नों का भी उपयोग करना सीखा और अब पत्थर के बेहतर उपकरण बनाए जाने लगे। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में कुछ समृद्ध ग्रामीण संस्कृतियों का भी बस्तियों का भी विकास देखा गया। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में कुछ समृद्ध ग्रामीण बस्तियों का भी विकास देखा गया, जैसे मेहरगढ़, एक दो नाम आप दे देंगे। मेहरगढ़, राणा धुंडई, गुमला, मेहरगढ़, राणा धुंडई, गुमला, किली गुल मोहम्मद जैसे मेहरगढ़, राणा धुंडई, गुमला, किली गुल मोहम्मद आदि को देखा जा सकता है। अब इसके आगे का विकास, क्योंकि यह हमने बतलाया शुरुआती चरण का, यानी प्राक हड़प्पा पूर्व के किस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने बाढ़ पर नियंत्रण सीख लिया। अब इसके आगे का भी तो विकास होगा, या वहीं पे लोग रुका रहेगा? धीरे धीरे आगे भी विकास होगा कि भाई चलो अब यहां तक तो बाढ़ पर नियंत्रण करना सीख लिए, अब आगे के चीजों को हम कैसे और इसका विकास करें। तो अब इसके आगे का विकास होगा। तो इसके आगे का विकास आरंभिक हड़प्पा चरण में देखा जाता है। इसके आगे का विकास आरंभिक हड़प्पा चरण में देखा जाता है। जैसे अब कृषि के क्षेत्र में
तकनीकी विकास किया जाने लगा। जैसे अब कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास किया जाने लगा और हल का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास किया जाने लगा और हल का प्रयोग किया जाने लगा। जिससे अब अधिक बड़े क्षेत्र, जिससे हल का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे अब अधिक बड़े भू क्षेत्र की जुताई संभव हुई, जिससे अब अधिक बड़े भू क्षेत्र की जुताई संभव हुई, जिससे अब अधिक बड़े भू क्षेत्र की जुताई संभव हुई। पहले हल मानव के द्वारा खींचा जाता था, पहले हल मानव के द्वारा खींचा जाता था, अब पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। अब पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। इससे फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई, इससे फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इससे फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई। अतः अब खाद्यान्नों के साथ साथ, यानी खाद्य फसलों के साथ साथ, अतः अब खाद्यान्नों के साथ साथ गैर खाद्यान्न फसल का भी उत्पादन होने लगा। गैर खाद्यान्न फसल का भी उत्पादन होने लगा। इसी प्रकार शिल्प उत्पादन में भी, इसी प्रकार शिल्प उत्पादन में भी तकनीकी विकास दिखाई देने लगा। इसी प्रकार शिल्प उत्पादन में भी तकनीकी विकास दिखाई देने लगा। शिल्प उत्पादन में भी तकनीकी विकास दिखाई देने लगा और यह तकनीकी प्रयोग धातु के रूप में, और यह तकनीकी प्रयोग धातु के रूप में तांबे को देखा जा सकता है। पहले कॉपर से ही लोग परिचित हुए थे ना, तो यह तकनीकी प्रयोग धातु के रूप में तांबे को देखा जा सकता है। यानी धातु की ढलाई पद्धति का विकास हो गया, अब धातु ढाले जाने लगे, जिससे धातु के रूप में तांबे का प्रयोग होने लगा, जिससे सूत की कताई के लिए, क्योंकि सूत उधर हम लोग देख रहे हैं कपास का उत्पादन मेहरगढ़, पहले ही मैंने बतलाया है, जिससे सूत की कताई के लिए तकली का प्रयोग, सूत की कताई के लिए तकली का प्रयोग, वस्त्र की बुनाई पद्धति का विकास, वस्त्र की बुनाई पद्धति का विकास, मृदभांड का निर्माण, मृदभांड के निर्माण में चाक का प्रयोग, मृदभांड के निर्माण में चाक का प्रयोग, और गाड़ी में चक्के का उपयोग, और गाड़ी में चक्के का उपयोग। अतः इस प्रकार इस तकनीकी विकास ने शिल्प उत्पादन के साथ साथ, इस तकनीकी विकास ने शिल्प उत्पादन के साथ साथ यातायात पद्धति का भी विकास किया, यातायात पद्धति को भी बल प्रदान किया। यातायात पद्धति को भी बल प्रदान किया।
इसका परिणाम यह हुआ कि अब कुछ खास क्षेत्रों में ऐसे लोग भी बसने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि अब कुछ खास क्षेत्रों में ऐसे लोग भी बसने लगे जो गैर कृषि उत्पादन से संबंधित हैं। कुछ खास क्षेत्रों में ऐसे लोग भी बसने लगे जो गैर कृषि उत्पादन से संबंधित हैं और इन लोगों के अनाज ग्रामीण क्षेत्र से उपलब्ध होने लगे और इन लोगों का अनाज ग्रामीण क्षेत्र से उपलब्ध होने लगा। अतः इसमें हम शासक वर्ग की भूमिका को भी देखते हैं। तो यह जो क्रमिक विकास है बच्चों, यह क्रमिक विकास कैसे हुआ? तो इसमें हम लोग को 3 बातों को, यानी आर्थिक क्रिया की क्या भूमिका रही, राजनीतिक क्रिया की क्या भूमिका रही और धार्मिक क्रिया की क्या भूमिका रही। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में आर्थिक प्रक्रिया की भूमिका पर चर्चा करें, तो इस प्रश्न को लिखने में आप असमर्थ होगे कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में या हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक विकास में आर्थिक क्रिया का क्या योगदान रहा। क्या अब आप इसे लिखने में असमर्थ रहोगे? क्योंकि प्रश्न ऐसे ही घुमाकर पूछता है, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो अब तो इसे आप लोग लिख सकते हैं ना कि आर्थिक क्रमिक विकास कैसे, यानी पहले तो हमने यह अवधारणा को खारिज कर दिया कि यह अकस्मात उद्भव है ही नहीं, यह क्रमिक विकास का परिणाम है और क्रमिक विकास में इसमें आर्थिक भूमिका की बहुत बड़ी, आर्थिक क्रिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन केवल इस आर्थिक गतिविधियों के कारण ही यह उन्नत सभ्यता अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि इसके साथ साथ राज्य की भूमिका और धर्म की भूमिका को भी देखने की आवश्यकता है। लिख देंगे सभी लोग, राहुल, पूजा, राज, तरुण, लुकेश, सभी लोग लिख देंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग सभी लोग लिख देंगे। बहुत ही गुड़ प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर देंगे फिर तो चलिए अब हम लोग आज तो यहीं पे रहने देते हैं, कल इसको हम लोग ओवरऑल पूरा समझेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे कि इसके क्रमिक विकास में इन सब की भूमिका क्या रही। हमारा दूसरा डायमेंशन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता पे हमारा दूसरा डायमेंशन होगा। अभी मैं नगरीय उसमें नहीं आया हूं, नगरीय विशेषता में नहीं आया हूं, नगरीय विशेषता में भी हम लोग आएंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब समय भी हो चुका है और समय ठीक ठाक हो गया है, 10:10 हो गया है। तो अब हम लोग यहीं से अब कल के लिए इस कार्यक्रम को आज समाप्त करते हैं और इसे निरंतर कल जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सभी लोगों को स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने शरीर का भी ख्याल रखें, स्वस्थ रहना भी जरूरी है। हाँ, कल क्लास है, बिल्कुल, यह मंडे टू सैटरडे क्लास होगी। अगर किसी तरीके से शारीरिक समस्याएं नहीं हुई तब तो मंडे टू सैटरडे हम लोग क्लास लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या आप लोग छुट्टी चाहते हैं क्या? नहीं ना? मंडे टू सैटरडे के लिए तैयार है ना? तो मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए, छुट्टी नहीं चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग कल इसको देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को। और मेहनत कीजिए, इसको पढ़िए, सोचिए, सोचना जरूरी है। जितनी चीजों को आज मैंने बतलाया है उस पर सोचिए, मनन कीजिए, एक बार पढ़िए। इतने आराम से मैं चल रहा हूं, इतना तो मैं ऑफलाइन में भी नहीं चलता हूं जितने आराम से मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, इसको जरूर आप लोग ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।